हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं द अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि आपका क्लास 8 से है, सिविक्स की बुक से। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस के 4 सिस्टम्स के बारे में। पहला आता है पुलिस, दूसरा आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, तीसरा आता है डिफेंस लॉयर और चौथा आता है आपका जज। ये 4 लोग होते हैं जो किसी भी इंसान के पीछे अगर पड़ जाएं तो समझ लो कि उस इंसान की बुरी दशा चालू हो चुकी है। समझ रहे हो? वो कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी 2 जगह नहीं भेजना चाहिए, पहला एक हॉस्पिटल और दूसरा पुलिस स्टेशन। इन 2 जगह पे अगर वो इंसान फंस गया मतलब वो पूरी ज़िंदगी फंस चुका है। समझ रहे हो? तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ चीज़ ऐसी पढ़ने वाले जो आपको नॉलेजेबल के रीत से आपको समझ में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से वर्कआउट कर सकती हैं। राइट? तो पहली चीज़ आती है जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आपके 4 सिस्टम या फिर कह लो कि मेजर की रोल्स प्लेयर हैं, वो आपको मैंने बता दिया। पुलिस, द पीपी, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। अब देखो, मैं सब जगह पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बोलूँगा, मैं कभी पीपी बोल दूंगा तो समझ जाना। ओके, सबसे पहले सब कुछ शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे किसी ने मारा, समझ लो आप, मुझे किसी ने मारा, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले जाके उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाऊंगा। एफआईआर का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को हम एफआईआर कहते हैं, जो पुलिस के द्वारा लिखी जाती है और पुलिस स्टेशंस के अंदर लिखी जाती है पुलिस वालों के द्वारा। क्लियर? आगे क्या होगा? द इन्वेस्टिगेशन विल बी स्टार्ट्स। राइट? अब मुझे अगर पब्लिक प्लेस पे मारा है तो उस जगह का सीसीटीवी फुटेज मतलब डिजिटल एविडेंस, या उस जगह पे लोग खड़े थे उनकी विटनेस, उनकी स्टेटमेंट्स लेंगे, उन सब सारे एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा। तो सेकंड चीज़ क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन। थर्ड चीज़ क्या होगी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब आएगा और उसके पहले पुलिस मेरी चार्जशीट या फिर मैंने जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाया है उसको उठाने से पहले या फिर उसको उठा लेने के बाद जब उसको जेल में रखेंगे तो जेल में रखने का भी उसको टाइम होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको रखना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि हमने इसको इस गुनाह के आधार के ऊपर हमने इसको अरेस्ट किया हुआ है और इसलिए ये हमारे पास हमारी कस्टडी में है। और भी लास्ट 24 घंटे से ख़त्म होने से पहले उनको दिखाना पड़ता है। अगर मुझे आज कोई पुलिस वाला अरेस्ट करता है तो विथ इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट्स के सामने जाके दिखाना पड़ेगा कि भाई किस आरोप में या फिर किस रीज़न से हमने इस इंसान को अरेस्ट किया हुआ है। अब कुछ क्राइटेरियाज़ के अंदर इनको कुछ चीज़ों की छूट मिलती है। मतलब अगर आप बोलेंगे कि सर अगर किसी को वेस्ट बंगाल से उठाया है, या छोड़ो मैं बोलता हूँ किसी को आसाम से उठा लिया है तो क्या करने का? अब जब उसको आसाम से उठा लिया और आपको गुजरात के हाई कोर्ट में उसको रखना है, समझ रहे हो कि अगर गुजरात मतलब आसाम से किसी भी आरोपी को, किसी भी ऐसे क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गुजरात पुलिस ने, ठीक है, अब उनको साबित करना है गुजरात के अंदर हाई कोर्ट में लाना है उसको और उसको यहाँ पे पे आउट्स में कराना है, मतलब उसको यहाँ पर रिपोर्टिंग करवाना है। तो अब होगा कैसे? अब सिंपल सी बात है, अगर जो लोग यहाँ से गए हैं अब वो व्हीकल से गए होंगे, 4 व्हील से गए, अब 24 घंटे में तो वो लोग आसाम से गुजरात नहीं पहुँच सकते। क्लियर है? तो उसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। कैसे कि 24 घंटे जहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं उससे पहले उनको उनके आसपास की जितनी भी कोर्ट्स हैं, सपोज़ कि अगर आसाम से निकल रहे हैं तो आसाम के बाद 24 घंटे के विथ इन 24 आवर्स में जिस भी स्टेट्स की कोर्ट होगी उस कोर्ट्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको खड़ा रखेंगे, उसके पास से उसकी परमिशन लेंगे कि हाँ भाई ये इंसान ठीक ठाक है, उसको कुछ हुआ नहीं है। वहाँ से परमिशन ली, फिर नेक्स्ट स्टेट्स में पहुँचेंगे, उस तरीके से स्टेट बाय स्टेट उसको गुजरात लाया जाएगा। और जिस स्टेट से निकलेंगे और जब उसको लगेगा कि 24 आवर्स ख़त्म होने वाले हैं उसके पहले, याद रखना उससे पहले हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने उसको खड़ा कर दिया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा कि ये इंसान जिंदा है, इस इंसान को इस आरोप के अंदर हम लोग अरेस्ट करके आसाम से गुजरात ले जा रहे हैं, हम आपकी बॉर्डर से पास हो रहे थे तो हमने आपकी परमिशन ले ली है। क्लियर? इस तरीके से कुछ क्राइटेरियाज़ के अंदर 24 आवर्स का क्राइटेरिया इस तरीके से वर्कआउट करता है। वरना कुछ लोग होंगे जो कमेंट में बोलेंगे कि सर 24 आवर्स अगर ऐसे हुआ तो समझो, तो ये एक चीज़ अलग होती है। दूसरी, अब हम बात करते हैं कि अगर पुलिस वालों ने मेरे खिलाफ मतलब जिसके खिलाफ मैंने एफआईआर लिखवाई थी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट हमेशा 90 डेज़ के अंदर देनी पड़ती है। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट को बनाना पड़ता है किसी भी हक से, किसी भी रिलीजन से। अगर चार्जशीट रेडी नहीं हो पाती है तो मतलब
उस इंसान को जिसको अरेस्ट किया गया उसको जेल में बेल मिल सकती है अगर उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं होती है। तो याद रखना ये पुलिस का एक डिफरेंट टाइप का कानून है जिसके अंदर ये चीज़ दी गई है। हाँ, बट अगर किसी इंसान को किसी ऐसे केस में अरेस्ट किया गया जो बहुत ही सेंसिटिव है तो उसको जेल में बेल नहीं मिलता थी। क्लियर, उसको बेल नहीं मिलेगी, उसको वहाँ रहना पड़ेगा, चाहे 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट दाखिल हो या ना हो। पर मोस्ट ऑफ केस के अंदर चार्जशीट विथ इन अ टाइम पीरियड दाखिल हो जाती है। अगर नहीं हो पाते किसी रीज़न से तो अलग बात है, बट विथ इन 90 डेज़ के अंदर उनको करना पड़ता है और वो कर देते हैं। आगे बात करते हैं कि आगे क्या होगा। तो जज होगा वो ट्रायल लेगा कि जो मैंने जिसके खिलाफ मैंने FIR रजिस्टर करवाया था, क्या सही में उस इंसान ने उसको मारा था, क्या सही में उस टाइम पे मैं खड़ा था। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर कह लो कि डिफेंस लॉयर है, जो उसका लॉयर होगा, वो लॉयर होगा, जो मेरा लॉयर होगा, वो डिस्कस आउट करेंगे और जज उसके ऊपर उस हिसाब से पूरा स्टेटमेंट, सारे विटनेसेस को, सारे एविडेंस को, सारे डिजिटल एविडेंस को, सबको जस्टिफाई करेगा, चेक करेगा, सारी CCTV फुटेज देखेगा कि हाँ भाई ये इंसान जो वहाँ पे खड़ा है, इस इंसान ने आके उस इंसान को मारा है और उस CCTV में फुल प्रूफ आउट हो रहा है। अगर CCTV क्लियरली नहीं दिखा रहा है, मतलब CCTV में दिख रहा है कि एक इंसान को मार रहा है बट दोनों का फेस नहीं दिख पा रहा है, तो अब यहाँ पे फिर से डिफेंस लेयर क्या करेगा, वहाँ पे वो बोलेगा कि भाई इसने इस इंसान को मारा, ये क्या मतलब ये कैसे प्रूफ करोगे कि इस टाइम पे ये इसी इंसान को मार रहा है, राइट। तो अब होगा क्या यहाँ पे, तो वहाँ पे जो लोकल विटनेसेस होंगे, जो आई विटनेसेस होंगे, उनको बुलाया जाएगा। वो लोग साबित करेंगे कि हाँ हमने देखा था कि इस इंसान ने इस इंसान को मारा था। तो इस तरीके से सारा जजमेंट, सारा ट्रायल्स चलते हैं। आपने मोस्ट ऑफ मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि जॉली LLB 2 ही या जो जॉली LLB 1 जॉब, या बहुत सारे क्रिमिनल जस्टिस, जैसे डिज्नी हॉटस्टार पे क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज़ चलती है, राइट। उसका 2nd सीज़न अभी रिसेंटली आया है, पंकज त्रिपाठी जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके पहले भी क्रिमिनल जस्टिस की एक और सीरीज है जिसके अंदर पंकज त्रिपाठी ने लॉयर का रोल प्ले किया था। तो इस तरीके की बहुत सारी जो आपने टिपिकल मूवीज़ में सीन देखे हैं ना, इन रियलिटी भी ये कहीं ना कहीं होते हैं, बट उनमें और इनमें इतना डिफरेंस होता है कि जिस तरीके से उसके अंदर वो 4-5 घंटे के अंदर या फिर 8 घंटे के अंदर वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है ना, बस ये केसेस होते हैं जो 8 साल या 10 साल लंबे लंबे चल जाते हैं। क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी इंसान को उसके क्लास, उसके कास्ट या उसके जेंडर, उसके रिलीजन, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से उसके ट्रायल्स में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान अगर अपर कास्ट का है तो उसको कुछ ज़्यादा ही प्रिविलेज मिल रहे हैं उसके केस के अंदर, उसको बहुत छूट छाट मिल रही है, चाहे उसने मर्डर क्यों ना कर दिया हो, और उसके सामने किसी लो कैटेगरी का इंसान है जिसने खाली एक सामान्य से मर्डर किया हो, सॉरी मर्डर छोड़ दो, उसने सिर्फ एकदम छोटी से छोटी भूल कर दी है और को इंसिडेंटली वो किसी के नज़र में आ गया और किसी ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो उसको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा मिल रही है। और उसी के सामने किसी ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और उसको छूट मिल रही है। जैसे कि रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो गोधरा कांड जब हुआ था, राइट, तो उसमें बहुत चीज़ ऐसी हुई थी कि जो आज की डेट में भी सब लोग वर्कआउट करते हैं। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक केस ऐसा था, रिसेंटली भी एक केस ऐसा हुआ था गुजरात के अंदर, जिसके अंदर कुछ लोगों ने किसी एक लड़की का बलात्कार किया था आज से बहुत सालों पहले, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू लॉ ये जस्टिफाई हो सकता है कि किसी भी इंसान को रेप, मर्डर और गैंग रेप या फिर ब्रूटली किसी को मार देना, इन सब केसेस के अंदर किसी को सज़ा, मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग किसी को माफ़ी यातना नहीं मिलती है, राइट। अगर किसी को फांसी की सज़ा मिलने वाली होती है तो वो प्रेसिडेंट को 2 से 3 बार खत लिखता है और प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं, इस इंसान को फांसी नहीं देनी चाहिए, इसकी फांसी को माफ़ करके इसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दो। तो ये एक पॉइंट होता है। या फिर किसी ने ऐसा कुछ कत्ल कर दिया या फिर किसी ने ऐसे कोइंसिडेंटली किसी को मार दिया और उसको बाद में उसका पछतावा हो रहा है, उसने ऑलरेडी उसके लिए 10 साल अपनी जेल में निकाल दिए हैं, अपनी ज़िंदगी के 10 साल उसने जेल में निकाल दिए हैं, और बाद में वो अपने हिसाब से ऊपर लिख के भेजता है कि भाई मेरे हिसाब से मैंने सज़ा काटनी चाहिए थी, मैंने सज़ा काट ली है, अब मैं उम्र कैद का हकदार नहीं हूँ, हो सकता है तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ किया जाए और मुझे जेल से बाहर निकाला जाए, मतलब मेरे को बाइज्जत बरी किया जाए। तो अगर सरकार को लगता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सीरियसली ये क्राइम उसको करना नहीं था, कोइंसिडेंटली हो गया उससे, तो
तो उसको माफ़ किया जा सकता है। बट कुछ केसेस के अंदर माफ़ी यातना नहीं मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेप और मर्डर के केस के अंदर आपको माफ़ी यातना नहीं मिलती है। बट रिसेंटली गुजरात के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें कुछ लोगों को रेप करने के बाद भी, मतलब उनके ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा था और मर्डर का मुकदमा चल रहा था, दोनों केसेस चल रहे थे, फिर भी उनको कुछ सालों के बाद, मतलब कह लो कि 10-12 साल के बाद उनको भी सज़ा से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्यों? अब देखो उसमें बहुत चीज़ें कंट्रोवर्सी चलती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब ये जस्टिस आया था या फिर जब ये रूल आया था, कौन सा रूल, ये वाला कि किसी इंसान को बड़े बड़े केसेस के अंदर उनको सज़ा यातना नहीं मिलेंगे, जैसे मर्डर या रेप के केस होंगे उसके अंदर उनको माफ़ीनामा नहीं मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि जब ये रूल आउट हुआ, जब ये सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया, उससे पहले इनके ऊपर केस रजिस्टर हो चुका था। मतलब जब लोग सज़ा काट रहे थे या फिर जब इनको सज़ा मिली थी तब ये रूल नहीं आया था, उनके बाद ये रूल आया था। तो कहीं ना कहीं उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। तो ये भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कह लो कि हमारे लॉ का एक लूप होल है कि अगर जब आपने कोई केस कर दिया, मतलब मैं बोलता हूँ मैं आज किसी का मर्डर करता हूँ और जस्ट 24 घंटे पहले मैंने किसी का मर्डर किया, उससे एग्जैक्ट 24 घंटे पहले अगर ये किसी ने रूल बना दिया, ये सरकार ने ये रूल क्रिएट कर दिया कि मर्डर के ऊपर सिर्फ 2 दिन की जेल है, और मैं किसी का मर्डर कर देता हूँ, मैंने आज मर्डर किया और 24 घंटे पहले रूल चेंज हुआ था, तो मेरे ऊपर 24 घंटे पहले जो रूल चेंज हुआ है ना, उस हिसाब से मेरे ऊपर सज़ा मिलेगी। क्लियर? समझ में आया? मेरे ऊपर कोई नेक्स्ट सज़ा नहीं मिलेंगी। क्लियर? ये रूल्स चलते हैं। क्लियर? ओके। और इस तरीके से हर एक चीज़ को वर्कआउट किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं कि जो मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया था, किन किन चीज़ों के बारे में बताया कि कौन कौन से तरीके से वर्कआउट किया जाता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस, डिफेंस लॉयर और जज, इनका सबसे ज़्यादा मेन आउट होता है। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि एफआईआर रजिस्टर करवानी पड़ती है, हर इंसान को इक्वल ट्रीट करना पड़ता है, उनके ह्यूमन राइट्स को इफेक्ट किए बिना भी उनको करना पड़ता है। दूसरी चीज़ और आखिरी चीज़ कौन सी होती है कि उनको पुलिस स्टेशन के अंदर या पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कोई भी इस तरीके का उनको मारना नहीं है, उनको शूट नहीं करना है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? आगे बात करते हैं कि जो डिफेंस लॉयर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं हर एक चीज़ के अंदर। क्लियर? और उनको साबित करना होता है कि जो उन्होंने अपने क्लाइंट से खिलाफ जो उनको दिया गया वो मतलब रॉन्ग चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ इस तरीके का ये आपका कुछ चैप्टर नंबर 8 था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप मैंने आपको डिटेल्स में समझाया होगा, इसके हिसाब से आपको कोई डाउट्स रहेंगे नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।